अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम अनस मिर्ज़ा। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, स्पेशली फॉर NDA के लिए। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन आज है हमारा इंडियन पॉलिटी का, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्रदान की गई। पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको कब मान्यता प्रदान की गई, संविधान में कब उसे मान्यता दी गई। पहला ऑप्शन है, पहला नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 और चौथा ऑप्शन आपका है 26 नवंबर 1949। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा क्या गया है कि राष्ट्रीय गान नेशनल सॉन्ग के बारे में बात की गई है, उसको आधिकारिक मान्यता कब दी गई। तो जो संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग होती है, 12th मीटिंग, 12वीं मीटिंग होती है 24 जनवरी 1950 को। इसी 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 12th मीटिंग होती है और यही लास्ट मीटिंग होती है और इसी मीटिंग के दौरान राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता दी गई। और जो हमारा नेशनल एंथम है उसको भी इसी दिन आधिकारिक मान्यता दी गई। तो नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, ये दोनों हमारा 24 जनवरी 1950 को मान्यता मिला इसको। अब राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जन गण मन, कितने दिन में गाया जाता है, 52 सेकंड में। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उनका एक उपन्यास है, नॉवेल, उसी से लिया गया है हमारा वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान पूछेगा किसने लिखा, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा 24 जनवरी 1950 को। और ये दिन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये संविधान सभा की आखिरी बैठक है, लास्ट मीटिंग है। और इसी मीटिंग में इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहली बार राष्ट्रपति बनाए गए, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। आप सभी लोग जानते हैं इस दिन हमको स्वतंत्रता मिली, इंडिया को इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और हमारा जो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा वो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को मान्यता मिली, आधिकारिक मान्यता दी गई। तो ये पहले क्वेश्चन का पहला आंसर आपका सही होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा है, निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें और भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें कई वर्ड्स हैं, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है,
इंडिपेंडेंट है, जस्टिस की बात की गई है, बहुत सारे शब्द हैं, उनको आपको सही क्रम में बिठाना है। सिस्टम में आपको लिखना है कौन सा सीरियल होगा। पहला ऑप्शन है संप्रभुता संपन्न, सोवरेनिटी जिसको कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष। तीसरा ऑप्शन है समाजवादी सोशलिज्म। चौथा ऑप्शन है गणराज्य और पांचवा ऑप्शन है लोकतांत्रिक। गणराज्य मतलब रिपब्लिक, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक। अब इन वर्डों का जो यूज़ हुआ है वो सिस्टम से करना है, आपको सीरियल वाइज करना है। तो नीचे ऑप्शन जो दिया गया है, जिस ऑप्शन से सिस्टम बैठेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो हम पहले वर्ड को लिख दे रहे हैं, कितने वर्ड दिए गए हैं। पहला आपका दिया गया है क्वेश्चन में संप्रभुता संपन्न, ये सब प्रियम्बल में है। पहला जो आपका है संप्रभुता संपन्न। दूसरा आपका क्वेश्चन में है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। तीसरा जो ऑप्शन आपका है वो है समाजवादी। और चौथा जो आपका ऑप्शन है वो है गणराज्य। और पांचवा लोकतांत्रिक। ये आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनको पढ़ के बताना है कि प्रियम्बल में कौन सा वर्ड पहले आया है, उसके बाद कौन सा वर्ड आया है, सिस्टम से आपको बिठाना है। तो प्रियम्बल आपका है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो सबसे पहले आ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर प्रियम्बल में है समाजवादी, दूसरा क्या हो गया समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो पहले लोकतंत्रात्मक आएगा फिर गणराज्य आएगा। तो आप देखिएगा पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा और चौथा जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी देखिएगा, डी ऑप्शन में 1, 3, 2, 5, 4 ऐसे ही सिस्टम सीरियल दिया हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आपको प्रियम्बल याद करना होगा कि प्रियम्बल में वर्ड जो दिया गया है वो किस सीरियल में दिया गया, उस सीरियल को आपको याद रखना होगा। तो दूसरे ऑप्शन का क्या सही होगा, दूसरे क्वेश्चन का डी आंसर सही होगा। पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, फिर समाजवादी होगा, फिर धर्मनिरपेक्ष होगा, फिर लोकतंत्र, फिर गणराज्य होगा। तो ये आपका जो सिस्टम होगा वो सही होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल का आधार बनी। उद्देशिका का मतलब प्रियम्बल या प्रस्तावना। क्वेश्चन को समझिएगा क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन कि 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव मोशन लाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, प्रस्तावित किया गया, जो भारत के संविधान का प्रस्तावना या प्रियम्बल बना। अब यहाँ पर पूछा है किसने लाया था उद्देश्य प्रस्ताव। तो यहाँ पर देखिएगा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तीसरी बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है, तीसरी बैठक होती है, थर्ड मीटिंग चालू होती है। और इसी मीटिंग में डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव मोशन लाते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बन जाता है। तो ये आंसर सही होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सही होगा। अब ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू डी ऑप्शन सही होगा, तीसरा का डी ऑप्शन। ठीक,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। ये फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़ कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। तो ये दोनों होंगे नहीं। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। कब लाते हैं? 13 दिसंबर 1946 को। और यह उद्देश्य प्रस्ताव पास कब होता है? पास होने की बात पूछेगा ऑब्जेक्टिव प्रपोजल या ऑब्जेक्टिव मोशन, तो 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को ये प्रपोजल पास हो जाता है, ये मोशन पास हो जाता है। तो आप लोग को दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव मोशन या उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। पास कब हुआ? पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। किसने लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। किस मीटिंग में लाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तीसरी मीटिंग में ये प्रस्ताव लाया गया। तो ये आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, आपको दो लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, सूची 1 और सूची 2। आपको बताना है कि सूची 1 का जो सब्जेक्ट है वो सूची 2 से कौन सा मैच कर रहा है। एक तरफ दिया गया है लिस्ट 1, एक तरफ दिया गया है लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है पहला विधि का शासन, विधि का शासन। लिस्ट 1 में बी ऑप्शन है नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। सी ऑप्शन है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। डी ऑप्शन है आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार या एफआर का निलंबित किया जाना, निलंबित किया जाना। अब यहाँ पर कंट्री का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर कंट्री के नाम लिखे हुए। पहला है जर्मनी के संविधान, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड का संविधान, और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन का संविधान। यानी ये जो सब्जेक्ट हैं ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, आपका नीचे एक कूट दिया हुआ उसको बैठाना है। तो आप देखेंगे विधि का शासन, विधि का शासन है वो कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से। तो पहले का चौथा हो जाएगा। दूसरा है नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है आयरलैंड से। तो दूसरे का तीसरा हो जाएगा। समवर्ती सूची, इसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो सी का दूसरा वाला सही हो जाएगा। और आपातकाल के दौरान एफआर का निलंबन, ये लिया गया है जर्मनी से। तो डी का पहला वाला ऑप्शन, यानी 4, 3, 2, 1, आपका जो ऑप्शन होगा 4, 3, 2, 1 वही सही होगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में बी ऑप्शन है, चौथे नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन देखेंगे 4, 3, 2, 1 मैच कर रहा है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व लिया गया आयरलैंड से, और कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल के दौरान इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स का जो निलंबन होना होता है वो जर्मनी के सब कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये आपका 4, 3, 2, 1 वाला ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो दो स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है और इनमें दोनों स्टेटमेंट में बताना है हमको कौन सा स्टेटमेंट सही है।
पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए पहला है 50 प्रपोजर यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 अप्रूवर होने चाहिए। ये पहला आपका स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट का टॉपिक हमने पढ़ाया था, उसमें बताया था कि प्रेसिडेंट, अगर कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है उसको, तो उसे 50 प्रपोजर और 50 अप्रूवर उसके नाम के होने चाहिए, 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक होने चाहिए। और ये जो 50-50 हैं, जो वोटर होंगे उनमें से होने चाहिए, पब्लिक में से नहीं होने चाहिए। तो ये सही हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, प्रेसिडेंट के निर्वाचन के लिए 25,000 रुपये जमानत राशि होगी, बेल मनी। बेल मनी 25,000 रुपये दिया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। 15,000 रुपये होता है जमानत राशि। अगर यहाँ पे 15,000 होता तो सही होता, तो केवल पहला स्टेटमेंट आपका सही है 5वें नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, केवल एक। 5th का ए ऑप्शन सही होगा, 5th का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। ठीक, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए और भी चीज़ें जो हैं बताए दे रहे हैं। इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर मिनिमम एज होना चाहिए, पागल दिवालिया सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो इतनी एलिजिबिलिटी, और 50 प्रस्तावक 50 प्रपोजर और 50 अनुमोदक 50 अप्रूवर होने चाहिए, और 15,000 रुपये जमानत राशि होनी चाहिए। इतना होगा तो आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें केवल एक ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक, तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है प्रेसिडेंट का शपथ कौन दिलाता है। ओथ के बारे में पूछा है, ओथ और अफर्मेशन के बारे में। जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है वो किसके समक्ष शपथ लेता है? तो जो प्रेसिडेंट है इसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस शपथ दिलवाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। अब देखिएगा, कभी कभी चीफ जस्टिस एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, तब प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? अगर चीफ जस्टिस ना हो तो कोई अदर सीनियर जस्टिस, कोई अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। और प्रेसिडेंट के ओथ का प्रोविज़न आर्टिकल 60 में है, आर्टिकल 60 में है, अनुच्छेद 60 में है, शेड्यूल 3 में नहीं है। ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसका आंसर जो सही होगा वो सी आंसर सही होगा। तो 6th क्वेश्चन का आपका सी आंसर सही होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रेसिडेंट इमरजेंसी अनाउंसमेंट किस सिचुएशन में करता है, कब करता है? नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, उन स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना है कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी अनाउंसमेंट कब करता है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। युद्ध के आधार पर की जा सकती है, युद्ध के आधार पर इमरजेंसी अनाउंसमेंट, इमरजेंसी अनाउंसमेंट की बात की गई है। पहला ऑप्शन है युद्ध के आधार पर, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है
बाह्य आक्रमण के आधार पर की जा सकती है। बाह्य आक्रमण बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है आपका केवल आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस। चौथा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जा सकती है। पहला युद्ध के आधार पर, बिल्कुल, वार एक बेस है आपका इमरजेंसी अनाउंसमेंट करने का। दूसरा बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल अटैक भी है, ये भी आपका सही है। इंटरनल डिस्टरबेंस ये आपका गलत होगा। पहले इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड था, आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन 44th अमेंडमेंट होता है 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ये इंटरनल डिस्टरबेंस जो वर्ड है इसको हटा दिया गया, निकाल दिया गया, और इसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन शब्द ले आया गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जा सकती है, बिल्कुल। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी सेंट्रल मिनिस्टर्स जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है सेंट्रल, उसी की सिफारिश पर ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है। तो एक बार पूरा रिवाइज कर दे रहे हैं। इमरजेंसी अनाउंसमेंट केवल 3 बेस पे होती है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, सही है, तीसरा सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, और पहले आंतरिक अशांति था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन अब नहीं है। 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको हटा दिया गया। फिर चौथा ऑप्शन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सिफारिश से इमरजेंसी अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में है आप लोग देखिए। पहला, दूसरा और चौथा जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर सही होगा। तो इसका सी आंसर सही होगा। कौन सा? सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघ की कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, किन किन से मिलकर बनती है, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव किन किन लोगों से मिलकर बनती है, बात क्वेश्चन में पूछी गई है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं संघ की कार्यपालिका, संघ कार्यपालिका, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो संघ की कार्यपालिका में है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल। इन लोगों से मिलकर बनती है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। आप देखिए डी वाला ऑप्शन, केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी चारों शामिल हो गए, तो डी ऑप्शन सही होगा। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में ज्वाइंट मीटिंग की बात कर रहा है, ज्वाइंट सेशन की बात कर रहा है। उसमें जो बिल होता है वो पूछा गया है किस मेजॉरिटी से, किस बहुमत से पास होता है। संसद के संयुक्त बैठक में जो बिल होता है वो किस बहुमत से पास होता है। बात की गई है ज्वाइंट मीटिंग की, संयुक्त बैठक की। आर्टिकल 108 में है संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त बैठक कब होती है, हमने बताया था कि कोई नॉर्मल बिल हो तभी संयुक्त बैठक होती है। केवल साधारण विधेयक पर होती है जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा
दोनों सदनों में पास होने में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। अगर लोकसभा ने पास करके राज्यसभा को कोई नॉर्मल बिल भेजा हो, राज्यसभा उसमें कोई अमेंडमेंट कर दे, संशोधन कर दे जिससे लोकसभा एग्री ना हो, या कोई लोकसभा के द्वारा पास किया गया बिल राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा 6 महीने तक उस बिल पर कोई विचार नहीं करती, तब ऐसा बिल तभी पास होता है जब ज्वाइंट मीटिंग होती है। और ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है प्रेसिडेंट। ज्वाइंट मीटिंग संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। उसके ना रहने पर लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर ना रहने पर डिप्टी स्पीकर, उसके भी ना रहने पर राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन होता है, उपसभापति, वो करता है। उसके भी ना रहने पर कोई सीनियर मेंबर करता है। ये सीरियल आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ज्वाइंट मीटिंग में कोई बिल आया तो वो किस मेजॉरिटी से, किस बहुमत से पास होता है? तो ज्वाइंट मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा के जो उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं और वोट देने वाले हैं, उनके सिंपल मेजॉरिटी से या नॉर्मल मेजॉरिटी से, यानी साधारण बहुमत से, किस बहुमत से? साधारण बहुमत से, उपस्थित और मत देने वाले दोनों सदनों के साधारण बहुमत से ज्वाइंट मीटिंग में बिल पास होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला ऑप्शन, दोनों सदनों के कुल उपस्थित व मत देने वाले या मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 आपका। पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मनी बिल के बारे में पूछा गया है, स्टेटमेंट दिए गए हैं उससे रिलेटेड कुछ। पूछा गया है कौन कौन से स्टेटमेंट राइट हैं और कौन से रॉन्ग हैं। देखते हैं। मनी बिल के बारे में पहला ऑप्शन है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो मनी बिल आपका आर्टिकल 110 में है, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट की प्रियर परमिशन से ही इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। बिल्कुल दूसरा वाला भी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तीसरा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करता है। गलत है तीसरा ऑप्शन, क्योंकि धन विधेयक है या नहीं इसका डिसीजन लोकसभा स्पीकर करता है। कोई फाइनेंस बिल होता है, उस पर लोकसभा स्पीकर साइन कर देता है तो वही फाइनेंस बिल मनी बिल बन जाता है। इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकसभा मनी बिल को पास करके राज्यसभा को भेजती है तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक उसको अपने पास रख सकती है। 14 दिन के अंदर ही उसे वापस करना होता है, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है। मनी बिल से रिलेटेड पावर्स जिसमें लोकसभा में ही है, लोकसभा डिक्टेटर की तरह काम करती है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन देखिए, पहला, दूसरा और चौथा इसमें दिया गया है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के थे जो आपके इंडिया एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा जितनी बातें मैं बताएं उसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।